हेलो वीवर्स, वेलकम टू 3R क्लासेस। हम लोग विश्व भूगोल में आज पढ़ेंगे जलमंडल। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे जलमंडल। जलमंडल का विस्तार संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 3/4 हिस्से पर हमको जल मिलता है। पृथ्वी के लगभग 3/4 हिस्से पर यानी 70% भाग पर हमको क्या मिलेगा? जल मिलता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के कितने भाग पर जल मिलता है। परसेंट में भी पूछा गया है और उसके 3/4 भाग के रूप में भी पूछा गया है। स्वच्छ जल या मृदु जल पृथ्वी की कुल जल राशियों का मात्र लगभग कितना प्रतिशत है? 3% ही हमें प्राप्त होता है और 97% हमें सागर, महासागर, ग्लेशियरों के रूप में प्राप्त होता है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त है, 11,033 मीटर या 11 किलोमीटर। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 35/1000 है। ये परसेंट नहीं होता, इसकी लवणता को दर्शाने के लिए होता है। विश्व में सबसे अधिक लवणता जिबूती की असल झील में है। कितनी? 348 लवणता मिलती है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि असल झील कहाँ पर है, तो इसमें दो क्वेश्चन मिलते हैं। एक तो विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता कहाँ पर है? असल झील में। दूसरा क्वेश्चन, असल झील कहाँ पर है? ये जिबूती में। जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। एवं तुर्की की वॉन झील में कितनी लवणता है? 330। अगर असल झील नहीं है ऑप्शन में तो तुर्की की वॉन झील को मानेंगे, इसमें 330 लवणता पाई जाती है। दोनों ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं। महासागर और गर्त की बात करेंगे तो सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है, उसकी गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। गहराई इसकी मीटर में है 11,033 मीटर। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दूसरा है मिंडनाओ गर्त है, ये भी प्रशांत महासागर का है और 10,540 इसकी गहराई है। टोंगा गर्त भी प्रशांत महासागर में स्थित है, 10,882। तो ये सबसे ज़्यादा गहरे गर्त हैं, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में ही स्थित हैं। पोर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। 8,385 इसकी गहराई है। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस अक्षर के समान है, इस प्रकार है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुंडा गर्त, ये भारत के संदर्भ में या हिंद महासागर के संदर्भ में पूछा गया है। सुंडा गर्त किस महासागर में है? ये पूर्वी हिंद महासागर में जावा द्वीप पर है और इसकी गहराई 8,152 मीटर है। रोमशे गर्त दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, 7,631। गहराई याद नहीं करनी है, गहराई सिर्फ प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त की याद रखिएगा, बल्कि इनका ये क्रम याद रखना है कि इनकी सबसे ज़्यादा गहराई किस गर्त की है और सबसे कम किस गर्त की है। दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मेरियाना गर्त भी पूछा गया है और सुंडा गर्त के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन बना था कि सुंडा गर्त किस महासागर में है, तो ये पूर्वी हिंद महासागर में है और मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे बात करेंगे प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं। प्रशांत महासागर में जो गर्म जलधाराएं हैं उनको देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में देता है, इसमें गर्म धारा कौन सी नहीं है ऐसे भी पूछा जाता है और किस महासागर में है ये भी पूछा जाता है। तो क्यूरोशियो की जलधारा ये गर्म जलधारा है, कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। अलास्का जलधारा, सुशीमा की जलधारा और अल नीनो जलधारा, मतलब ऐसे याद रखना, कोई अलीना है, अलीना नाम की आपकी कोई पड़ोसी है और पड़ोसी का प्रभाव कैसा होता है? हमेशा चिड़चिड़ा या गर्म होता है, इसलिए अल नीनो जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। अभी इसके से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने बताया। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा और प्रति विषुवत रेखीय जलधारा, ये सारी गर्म जलधाराएं हैं। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। मैप उठाइए और इसमें इनको लोकेट करिए, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछे जाते हैं। प्रशांत महासागर की अब ठंडी जलधाराओं को देखिए। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा कैसी जलधारा है? ये ठंडी। कैलिफोर्निया की धारा ठंडी, अंटार्कटिका ठंडी, क्यूराइल और ओखोस्टक जलधारा भी ठंडी जलधाराएं हैं प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, जो भी बच्चे अगर क्वेश्चंस लगाते हैं उनको पता होगा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं पर बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम, ग से गर्म, गा से गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम तो बहुत बार पूछी गया है। ब्राज़ील जलधारा गर्म है अटलांटिक महासागर में। फ्लोरिडा की जलधारा गर्म। इरमिंगर जलधारा उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ये भी गर्म है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा और गिनी की जलधारा भी कैसी जलधारा है? गर्म जलधाराएं हैं।
अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराओं पर बात करेंगे तो कनारी जलधारा, बेंगुला की जलधारा, लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर भी बार बार पूछा गया है। अगर हमारे डोर पे कोई आता है तो हम उसको क्या पूछते हैं? ठंडा पूछते हैं, बस ऐसे याद रखना। फॉकलैंड जलधारा ठंडी है। पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा और अंटार्कटिका जलधारा ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। इनका स्क्रीनशॉट रखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए। हिंद महासागर की स्थायी और गर्म जलधारा है मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा और दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। अगुलहास पूछा गया है किस महासागर में गर्म जलधारा है? ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुलहास जलधारा। हिंद महासागर की स्थायी और ठंडी जलधाराएं हैं सोमाली की धारा और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अब टाइड पर बात करेंगे, टाइड एंड वेव यानी ज्वार भाटा पे। ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। स्टेटमेंट के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बना है। फिर से देखिए, ज्वार भाटा किसे कहेंगे? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और उसके नीचे गिरने की जो प्रक्रिया होती है वो ज्वार भाटा कहलाती है। चंद्रमा का पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण उसकी ज्वार उत्पादन की शक्ति सूर्य से लगभग 2 गुना अधिक होती है। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा एवं अमावस्या को एक सीध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन पृथ्वी पर उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं। सूर्य और पृथ्वी पूर्णिमा पर, ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी पूर्णिमा यानी अमावस्या को एक ही सीध में होते हैं, जिस कारण यहाँ पर ऊंचे ऊंचे ज्वार पैदा होते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य दोनों पक्षों की सप्तमी या अष्टमी तिथि को पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे पृथ्वी पर निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इन दोनों से ही स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। जब ये तीनों एक सीध में होते हैं तब कैसे ज्वार उत्पन्न होंगे? उच्च ज्वार। जब ये समकोण पर होते हैं तब कैसे ज्वार पैदा होते हैं? निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। आगे चलेंगे, विश्व की प्रमुख नहरें और देश देखते हैं। सुएज नहर, काफ़ी बार आपने इसका नाम सुना होगा। मिस्र देश में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर इधर भूमध्य सागर है, नीचे लाल सागर है, और इन दोनों के बीच में कौन सी नहर है? सुएज नहर है। किस देश में मिलेगी? ये मिस्र में है, और मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। सुएज को नहीं, मिस्र में नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में पनामा नहर, इधर आपका अटलांटिक महासागर मिलेगा और इधर प्रशांत महासागर, और इन दोनों के बीच में कौन सी नहर है इनको जोड़ने वाली? पनामा नहर। क्वेश्चन यहाँ से पूछे हुए हैं दोनों से ही। वेलेंड नहर कनाडा में है, इरी झील और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है। इरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में इरी झील और हडसन नदी के बीच में स्थित है। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील एवं ह्यूरोन झील के बीच में स्थित है। ये पांचों झीलें हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। इन पांचों में से याद रखना, मिशिगन जो झील होती है वो मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी सुपीरियर, इरी, ह्यूरोन, ओंटारियो, इरी जो ये हैं ये कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। फिर से एक बार देखिए, सुएज नहर लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच में है। इरी झील और हडसन नदी के बीच में है। सू नहर काफ़ी बार पूछा हुआ है, सुपीरियर झील और ह्यूरोन झील के बीच में अमेरिका में स्थित है। कील नहर ये भी पूछा है, कहाँ पर है? जर्मनी में बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में स्थित है। उत्तरी सागर नहर जर्मनी में एम्स्टर्डम एवं उत्तरी सागर के बीच स्थित है। तो इसमें से कौन कौन सा पूछा गया? सुएज नहर, पनामा नहर पूछा है, सू और कील नहर काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। विश्व की प्रमुख नदियां, उनका उद्गम स्थल और समाहित स्थल क्या है? कौन सी नदी कहाँ से उद्गम इसका होता है, कहाँ पर ये समाहित होती है? तो नील नदी को देखिएगा, इसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? 3 देशों में है ये। मैंने पिछली क्लास में बताया, याद करना कि ट्रिक क्या है? कूता। ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, वरना ज़िंदगी ट्रिक बन जाएगी। अपने दिमाग में पढ़ना है, बार बार उनको देखना है मैप में, तब याद रहेगा। ट्रिक आज याद करेंगे, कल भूल जाएंगे। केन्या, युगांडा और तंजानिया, 3 देशों से होकर के विक्टोरिया झील जाती है, और तंजानिया के यहाँ ऊपर से
ये विक्टोरिया झील का उद्गम होता है और विक्टोरिया झील से ही नील नदी निकलती है और ये कहाँ पर अपना जल गिराती है, समाहित होती है भूमध्य सागर में। अमेज़न लेगो विलफेरो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में समाहित करती है अपने जल को। 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से चीन सागर में समाहित होगी। मिसिसिपी मिसौरी इटास्का झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल को गिराती है। ओब इर्टिश अल्टाई पर्वत से निकलेगी, ओब की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। हुआंगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलती है और चिहली की खाड़ी में जाती है। अमेज़न है, नील है, यांगसी और ये हुआंगो काफ़ी बार पूछे हुए हैं, इसलिए इनको याद रखना। लंबाई इनकी याद नहीं रखना क्योंकि इतना डाटा याद भी नहीं किया जा सकता, बस इनको ऐसे याद रखना कौन सबसे लंबी कौन उससे छोटी है, बस एक दो बार सरसरी नज़र से देखेंगे याद हो जाएगा। येनसी छोटी, बड़ी और छोटी येनेसी संगम से निकलती है, कारा सागर में अपने जल को गिराती है। कांगो कहाँ से निकलती है? उत्तर पूर्वी जाम्बिया उच्च भूमि से और अटलांटिक महासागर में जाएगी। आमूर इसकी जो गहराई है या लंबाई है कितनी है, गहराई नहीं लंबाई है 2900 किलोमीटर। शिल्का और आर्गून सखालिन खाड़ी ओखोस्टक सागर में ये अपने जल को गिराती है। लीना बेकाल पर्वत रूस से निकलेगी और लपताप सागर में जाएगी। मैकेंजी ये भी पूछा हुआ है, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, ब्यूफोर्ट सागर में समाहित होती है। नाइजर गिनी अफ्रीका के तट से गिनी से निकलेगी और गिनी की खाड़ी में ही अपने जल को समाहित करेगी। मिकांग तिब्बत के पठार से और दक्षिणी चीन सागर में जाकर ये समाहित होगी। वोल्गा वल्दाई पठार रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में जा मिलती है। सेंट लॉरेंस ओंटारियो झील सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बार पूछा जाता है, पता होगा, मानसरोवर के पास की झील से निकलती है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये अपना जल को गिरा देती है। ब्रह्मपुत्र को बताइएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी ये भी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अरब सागर में जाकर अपने जल को समाहित करती है। डैन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, काला सागर में जाके मिलेगी। डैन्यूब ऑस्ट्रिया जो है ये डैन्यूब नदी के किनारे ही बसा हुआ है। फराद यूफ्रेट्स कहाँ से निकलती है? ये करासू एवं मूरत सूर के संगम से निकल के शत अल अरब, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, शत अल अरब कहाँ पर है आप लोग बताइएगा। डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया से निकलती है और मरे नदी में अपने जल को समाहित करती है। मरे और डार्लिंग नदियाँ काफ़ी फेमस हैं। मरे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है और दक्षिणी सागर में जाके अपने जल को समाहित करती है। पराग्वे नदी है मांटो ग्रेसो ब्राज़ील से और पेराना नदी में मिलेगी ये। यूराल आप लोग जानते ही हैं, दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकल के कैस्पियन सागर में अपने जल को समाहित करेगी। गंगा इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। गोमुख गंगोत्री हिमानी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। अब आप लोग बताइएगा कि गंगा को पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जब गंगा गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो कितनी स्वच्छ और साफ़ होती है, तो उसका पानी पीने लायक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मैदानों में प्रवेश करती है और सारी नदियाँ उससे आकर के मिल जाती हैं, उसके विचार उसकी भावनाएं सारी बदलती जाती हैं और ये पटना पहुँचते पहुँचते कितनी ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है। इसी तरीके से हम लोगों के भी विचार हैं। आप लोग जितने अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे, सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, इसलिए आप अच्छे रहेंगे, और गलत लोगों के साथ रहेंगे तो आपके विचार भी ऐसे ही आगे जाकर गंदे हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जैसे गंगोत्री हिमनद से निकलती है उसी तरीके से अपने विचारों को साफ रखना है और हमेशा आगे बढ़ते हुए चले जाना है। अमू दरिया ये पामीर के पठार से निकलती है और अरल सागर में जाकर मिल जाती है। साल्वीन ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तिब्बत के पठार से निकलकर अंडमान सागर में जाकर मिल जाती है। अरकनसास ये रॉकी पर्वत से निकलेगी और मिसिसिपी नदी में अपने जल को गिरा देती है। कोलोराडो रॉकी पर्वत से निकलकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर मिलती है। नीपर मास्को के पश्चिम से निकलती है, मास्को रूस की राजधानी है और ये काला सागर में जाकर मिल जाती है। ओहियो नदी अलेघेनी नदी से निकलकर मिसिसिपी नदी में अपने जल को समाहित करेगी। इरावदी नदी म्यांमार में बहती है, ये माली और नामी नदियों से निकलकर अंडमान सागर में जाकर मिल जाती है। इरावदी पूछा जाता है, इरावदी ये कहाँ पर है? म्यांमार में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं जाना है इससे। ऑरेंज डेकेंसबर्ग पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में निकलती है।
अटलांटिक महासागर में जल को समाहित करती है। ओरिनिको सियरा परीमा पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में जाएगी और कोलंबिया नदी रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में जाती है। बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखिए इरावती काफ़ी बार पूछा गया। इरावदी ये म्यांमार में है और इरावती ये छत्तीसगढ़ में है। डॉन नदी कहाँ से निकलती है? टूला रूस से निकलकर एजोब सागर में जाकर मिलती है। और टिग्रिस ये टॉरस पर्वत तुर्की से निकलकर यूफ्रेट्स में अपने जल को समाहित कर देती है। यूफ्रेट्स और टिग्रिस के संगम के बाद इन्हें शत अल अरब के नाम से जाना जाता है। शत अल अरब ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस के एग्जाम में, इसे याद रखिएगा। आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल को जल डमरू मध्य देखेंगे। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दिया करिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय। वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए।